So, welcome to second episode of Mossbauer spectroscopy. And last time we were discussing how the nuclei are being formed in the universe. हमने देखा कि कैसे स्टार्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू लाइट बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट होते हुए फिर स्टेलर processes and then slow process and then rapid process के द्वारा हमारे सारे न्यूक्लियाई यूनिवर्स में बने and then there was a coalescing of the galaxies and stars were being formed और वहाँ से we were able to say that all our existence is made up of star dust. The next is the electromagnetic spectrum जो हमने डिस्कस किया, जिसमें आई होप यू रिमेम्बर कि कैसे जो है चेंज ऑफ स्पिन, देन चेंज ऑफ ओरिएंटेशन, देन चेंज ऑफ कन्फाइग्रेशन एंड देन चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन द चेंज ऑफ न्यूक्लियर कन्फाइग्रेशन वी कैन स्टडी gradually increasing the energy of the incident इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच वी कैन यूज और हम अलग अलग मॉलिक्यूल के एस्पेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं. कहीं पे इलेक्ट्रॉन, कहीं पे प्रोटॉन के स्पिन को करा तो कहीं पर कन्फाइग्रेशन को. और अब जो मॉसबॉर है इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से. नाउ द नेक्स्ट इज सो फास्ट कैच ऑफ previous lecture was how elements formed in the core of a star and nuclei fusion was good up to iron nickel region and higher nuclei were formed by the neutrons seeking into nuclei via slow or rapid process. Now this nuclear physics is used as a research tool in the Mossbauer spectroscopy. We are concerned with the nuclear transformation. इसकी जो नींव रखी दैट वाज बाय द रुडोल्फ मॉसबॉर और ये जर्मनी में अपनी पीएचडी थीसिस जमा करते हुए इन्होंने इस टेक्निक को दुनिया के सामने लाके दिया. अब हम हेवी न्यूक्लियाई की बात कर रहे थे तो वी विल स्टार्ट विद द आयरन ओनली. आयरन जो है वो 57 और 56 दोनों ही मास नंबर के साथ में एग्जिस्ट करता है. नाउ इट कैन हैव न्यूक्लियर लेवल्स लाइक दीज थ्री. इफ यू रिमेम्बर न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस, जब हमने ESR डिस्कस किया था तब वहां पे न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस भी आपको बताया था. तो न्यूक्लियस ऑफ आयरन कैन हैव I equals to half, I equals to 3/2 or I equals to 5/2. Now, nucleus can be at the 5/2 level or at the 3/2 level, and when it comes down to the I equals to half level, that is the ground state, there is a decay of गामा एनर्जी. ठीक है, आप सोचिए न्यूक्लियर का अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो गामा एनर्जी रिलीज होगी. ठीक, जब ये 5/2 से 1/2 लेवल पे आता है तो करीब करीब 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है. और जब ये 3/2 से 1/2 लेवल पे अगर आ रहे हैं तो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है. ओके, बात ये है कि ये जो 57 आयरन है ये आइसोलेटेड नहीं मिलता है. ठीक है, ये आइसोलेटेड नहीं मिलता है. इनफैक्ट ये आयरन मटेरियल कोई भी हो, आयरन मटेरियल से आप क्या सोच सकते हैं? आप सोचिए, आपको ख्याल आ रहा होगा आयरन की नॉब, आयरन की नेल, आयरन का डोर, आयरन के हैंडल, शीट्स. ओके, या स्टील में आयरन होगा. ठीक है, या आप सोचिए आपने बहुत सारे ओर्स पढ़े हैं, है ना, हेमेटाइट और जो है ओलिवीन, तो सब में आयरन है. तो जहां कहीं भी आयरन है वहां पर 2% जो आयरन मटेरियल होगा
वो आयरन 57 होगा एंड रेस्ट 98% विल बी द आयरन 56. ओके, so this is the ground state and the excited states which I have discussed earlier. और आपको बताया कि 3/2 से अगर नीचे आ रहा है तो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर 5/2 से नीचे आ रहा है तो 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, ये एक बेसिक है आयरन न्यूक्लियाई के लिए. अब मैंने आपको बताया कि आयरन जो है क्या क्या हो सकता है. हमने बोला ना अभी, आयरन की नेल्स हो सकती हैं, प्लेट्स, डोर्स, हैंडल, शीट्स. अब क्या होता है कि हर एक में 57 आयरन तो कितना होगा, 2% ही होगा. ओके, नाउ दिस 2% आयरन ही होना यहाँ पर, लेकिन ये जो अलग अलग इनके फॉर्म्स हैं, नेल्स में, प्लेट्स में, डोर्स में, हैंडल्स में, ये एनर्जी लेवल में देयर कैन बी डिफरेंस. जैसे कि हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट में जो है 2 लेवल्स हो जाए, ऐसे ही एक्साइटेड स्टेट में इट कैन हैव 4 लेवल्स. ओके, नाउ इफ इट इज हाफ, देन व्हाट यू कैन से, mi क्या हो सकता है इसका, -½ एंड +½ ठीक है. ऐसे ही 3/2 में क्या हो सकता है, +3/2, +1/2, -1/2 एंड -3/2. ठीक है, ये 1/2 ऊपर होगा या नीचे होगा ये मटेरियल पे डिपेंड करता है. ये जो 2 लेवल्स हैं, +-½ या ये 3+3/2 से +1/2, +1/2 से -1/2, -1/2 से -3/2, इन लेवल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना होगा, 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, और जनरल एक्साइटेड स्टेट से लेकर के ग्राउंड स्टेट में कितना होगा, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये 3/2 स्टेज में सिंगल ना होकर के इट कैन हैव अ मोर स्प्लिटेड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स. ये किसी में ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट सिंगल रहे एंड देयर इज अ डिवीजन स्प्लिट अप इन द एक्साइटेड स्टेट, या जो है दोनों में स्प्लिटिंग हो जाए. ठीक है, ये डिफरेंट मटेरियल्स के साथ में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाई कर सकते. इट कैन शो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. अब बस बात इतनी है कि ये जो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, ये क्या हो रही है, जब ये 3/2 से 1/2 लेवल पे आ रहा है. अब आप सोचिए ये एनर्जी कितनी है, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट keV, और ये जो बीच के लेवल्स हैं इनमें कितना अंतर है, 10⁻⁻8. अब मैंने आपसे क्या बोला, अगर ये अलग अलग फॉर्म में आयरन 57 जो कि सिर्फ 2% होगा, ये चाहे आयरन नेल्स हो, प्लेट्स हो, डोर्स हो, हैंडल्स हो, या ये आपके बहुत सारे ओर्स हो, ऐसा कोई मटेरियल हो, उन सब में बेसिक तो यही रहेगा 14.4. चेंज क्या हो रहा है कि ग्राउंड स्टेट में स्प्लिट अप हो गया है, या एक्साइटेड में स्प्लिट अप हो गया है, या दोनों में स्प्लिट अप हो गया है. ठीक है, तो व्हाट आई वांट, आप सोचिए, यानी कि एक आइसोलेटेड एटम और एक आयरन जो कि किसी मटेरियल के अंदर है. आयरन का एटम 57 जो कि किसी मटेरियल के अंदर है, दोनों में क्या अंतर है, यही स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स का अंतर है. ठीक, तो बेसिक एनर्जी तो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अंतर कितना है, 10⁻⁻8 का. ठीक है, ऐसे ही सोचिए कि आप कहेंगे कि भाई परसेंट अगर अंतर बताना है दो बच्चों में कौन ज्यादा या कौन कम है, तो आप कहेंगे भाई 97% थे, 96% थे. अगर 0.11 का अंतर आने लग जाए तो ये डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना. ऐसे ही यहाँ पर ये स्टडी करना कितना, एक पार्ट चेंज कितने में हो, 10⁻11 या 10⁻12 की एक्यूरेसी में. यहां से नीचे आने के लिए एनर्जी कितनी है, 10⁻11 या 10⁻12. उसमें से कितना चाहिए आपको, 1 का अंतर. तो अभी तक जो सारी परेशानी थी
बहुत पहले से सब चाह रहे थे कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स में अलग एनर्जी लेवल्स को स्टडी कर लेते हैं, या प्रोटॉन के स्पिन से हम न्यूक्लियर लेवल्स को में ट्रांजिशन को स्टडी कर रहे थे, ऐसे ही क्यों ना हम पूरे न्यूक्लियस के न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स को स्टडी करें। बट द डिफिकल्टी वाज हाउ टू गेट difference of one part in 10 to the power 11 और 10 to the power 12, इतने में से एक पार्ट की एक्यूरेसी चाहिए फॉर गामा डी। ओके, और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि 57 लेवल का आयरन 57 के न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स को हम स्टडी करते हैं, और जो कि सिर्फ 2% है आयरन मटेरियल्स में, और आइसोलेटेड में 57 हमको नहीं मिलता है। नाउ लेट अस टेक वन बाय वन। अब मान लीजिए आयरन पीस है कोई, ठीक है। नाउ आयरन पीस में क्या हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स हो सकती है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मटेरियल के अंदर। सो देयर विल बी डोमेन्स होंगी ना, फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगी एटम्स की, ठीक है। किसके साथ, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के वो क्या बना देंगे, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ दिस फेरोमैग्नेटिक डोमेन की वजह से जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट कर जाती है। अभी तक मैंने आपसे पहले बोला कि हर मटेरियल में ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में अलग अलग स्प्लिटेड लेवल हो सकते हैं, या स्प्लिटेड ना हो ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा, बट दैट व्हाई वर दे वर गेटिंग स्प्लिटेड, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द material in which we are studying, the iron 57, that is ferromagnetic, anti-ferromagnetic, diamagnetic, or it is cubic, what type it is. Okay, this is one of the important criterion because of which there is an, if it is a ferromagnetic domain is there is internal magnetic field, and in इस domain के अंदर क्या होगा, electrons couple करेंगे atoms के, और वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, एंड देन देयर विल बी द स्प्लिटिंग। अब समझ, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए स्टेनलेस स्टील है तो आयरन होगा 57, इसमें भी 2% है। स्टील फेरोमैग्नेटिक नहीं होता तो यानी इंटरनल डोमेन्स नहीं होंगे। अब इसके एनर्जी लेवल्स जो है दे आर स्प्लिटेड डिफरेंटली। अब आप देखिए ये आइसोलेटेड है, ओके, जो हमने अभी पहले देखा था। आइसोलेटेड अगर होगा तो इट विल बी लाइक दिस। अब स्टेनलेस स्टील में क्या है, यहाँ पे डोमेन्स नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट स्प्लिट नहीं होती है, बट स्टिल इट इज, इसका एनवायरनमेंट लिटिल डिफरेंट है फ्रॉम द आइसोलेटेड वन। तो क्या हो रहा है, थोड़ी सी देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ द लेवल। ये जो ग्राउंड स्टेट है ये भी थोड़ी सी ऊपर को शिफ्टेड है, और एक्साइटेड स्टेट भी थोड़ी सी शिफ्टेड है। यू कैन से इफ दिस इज E1 एंड E2, तो ये क्या हो जाएगी, E1 डैश एंड E2 डैश। ओके, सो यू सी दैट कि अगर जो है ये आइसोलेटेड है तो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, अगर ये स्टील है तो अब यहाँ पर क्योंकि फेरोमैग्नेटिक जोन नहीं है तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, एंड but there is a shifting of nuclear energy level. So you can say if this is E1 and E2, तो E2 वाला इसके रेफरेंस में क्या हो जाएगा, E2 डैश, और E1 वाला क्या हो जाएगा, E1 डैश। ओके, नाउ अब अगर सपोज इससे पहले अगर मान लीजिए आपके पास आयरन रॉड, आयरन स्टील के बजाय हमारे पास हम किसमें स्टडी कर रहे हो, आयरन रॉड में। आयरन रॉड में क्या होता है, शिफ्टिंग भी होती है और स्प्लिटिंग भी होती है। ओके, जो हमने अभी आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा था ना, ग्राउंड स्टेट 2 में स्प्लिट हो गई थी और एक्साइटेड स्टेट 4 में। So there are options, I told you that when we are studying iron 57 in different iron materials, it might be possible that ground state and excited state are splitted, or one of them is splitted, or they are slightly shifted. Okay, now let us take one example, FeSiO4, that is olivine और pyroxene। ये आपके आइस जो है वो ओर्स की तरह यूज होते हैं। यहाँ पे आप देखिए
कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है, देखिए ग्राउंड स्टेट इज नॉट स्प्लिटेड बट द एक्साइटेड स्टेट जो है वो स्प्लिटेड है, क्योंकि ये जो आयरन 57 है ये किसी सॉलिड में एम्बेडेड है। किसमें? जिसमें ये सब चीजें हैं, आयरन भी है, सिलिकॉन भी है, O4 भी है। ओके, इन दिस, इस मटेरियल के अंदर जो है एम्बेडेड है आयरन 57 एंड इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है के में इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन हो रहा है इस सॉलिड के साथ में, जिस सॉलिड में आयरन 57 एम्बेडेड है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है देन ग्राउंड स्टेट इज नॉट स्प्लिटेड, it is little bit shifted towards upwards or higher in energy, but the excited state is not only shifted to higher energy, it is also split up, it also splits up। अब आप देखिए यहाँ पर अगर ये कोई भी लेवल शिफ्टिंग नहीं है तो ट्रांजिशन क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में एक ट्रांजिशन है ना। अब अगर मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट में दो में स्प्लिट अप हो जाए तो क्या होगा? एक बार ट्रांजिशन यहां से इधर हो सकता है, एक बार ट्रांजिशन यहां से इधर हो सकता है, दो ट्रांजिशन पॉसिबल है ना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसका स्पेक्ट्रा और इसका स्पेक्ट्रा अलग होगा। ओके, नाउ गामा रेज ही निकलेंगी whenever there is a nuclear transformation, but this gamma 1 will not be the same as the this gamma 2। तो गामा 1 एंड गामा 2 दोनों में ही जो है 3/2 से 1/2 स्टेट में न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट स्टिल एनर्जी बीइंग एमिटेड बाय न्यूक्लियाई will not be equal as they are emitting from the different material। जबकि निकल किससे रहा है? आयरन 57 की ही स्टेज 3/2 से 1/2 आ रही है, बट मटेरियल इज डिफरेंट, यानी कि उसके न्यूक्लियस का एनवायरमेंट इज डिफरेंट। तो वो एनवायरमेंट का ऐसा इफेक्ट होता है कि दिस गामा 1 एंड गामा 2 आर नॉट इक्वल। ओके, नाउ अब अगर ये गामा 1 और गामा 2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट गामा रे देते हैं। तो बाय दिस टेक्निक वी कैन स्टडी, हम स्टडी तो उसी को करेंगे आयरन 57 को, जो कि 2% ही होगा आयरन मटेरियल्स में, लेकिन एमिशन जो है उसका वो अलग होगा दोनों में। और आपको पता है, आपने एमएससी फर्स्ट सेम में पढ़ा था ना, इगर मुलर काउंटर वगैरह है ना, जहां पर हम लोग गामा रेडिएशंस वगैरह को स्टडी कर सकते हैं कि कितने काउंट्स एमिट हो रहे हैं। ओके, आई थिंक दिस थिंग विल बी कमिंग इन योर माइंड दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द गामा एनर्जी। नाउ दिस थिंग इज क्लियर, आइदर द gamma 1 energy is emitted or it is being absorbed, but we have to study the emission and absorption of gamma ray, and always we are seeing that the iron 57 is coming from 3/2 to half nuclear energy level, but just because of different environment किस में देखा आपने? स्टील में क्या देखा? सिर्फ वहां पे क्या हो रहा है? शिफ्टिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल, कोई स्प्लिट अप नहीं है। ओके, जब हमने आयरन रॉड को स्टडी किया तो वहां पे क्या हो रहा था? ग्राउंड एनर्जी वाज डिवाइडेड इनटू 2 and you see here ground energy was divided into 2 and excited energy state was divided into 4 levels। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है? ये इधर से इधर आ गया, या सेकंड लेवल से नीचे आ गया, या थर्ड से आ रहा है, या फोर्थ से आ रहा है। देयर कैन बी मेनी ऑप्शंस, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 10 to the power -8 इलेक्ट्रॉन्स का, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ओके, एंड द थर्ड वी हैव स्टडीड दैट देयर कैन बी लाइक FeSiO4 दैट इज ओलिवीन या पायरोक्सिन जैसा कोई अगर हमारे पास ओर है, देन ग्राउंड स्टेट इज नॉट स्प्लिटेड, इट इज जस्ट शिफ्टेड टू हायर लेवल, बट एक्साइटेड स्टेट इज स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट लेवल। ये सब बात करके मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम स्टडी आयरन को ही कर रहे हैं, पर आप देखिए आपको लग रहा होगा डिफरेंट एनवायरनमेंट कहाँ होगा कि वो आपका कंपाउंड, आपने जो मटेरियल लिया है वो ओर लिया है, या आपने जो है कोई स्टेनलेस स्टील ले लिया है, या आपने आयरन की रॉड ले ली है, या आयरन की शीट ले ली है। ओके, एंड
डिफरेंस क्यों आ रहा है लेवल्स में? आइदर द कंपाउंड इज फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और क्यूबिक का एनवायरमेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो इंटरेक्शन है वो अपना एक डोमेन बनाएगा और उस इंटरेक्शन से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही। अभी हमने बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, इंटरनली दैट इज बीइंग जनरेटेड। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। इसलिए अब आप सोचिए कि हम क्या क्या इससे स्टडी कर सकते हैं। ओके, स्पेस में आप सोचिए, आपने देखा था ना स्पेस में कितने सारे न्यूक्लियाई बन रहे थे। तो मटेरियल कोई स्पेस से आया है तो उसमें कौन सा आइसोटोप है, कितनी मात्रा है, क्या चीज है। ओके, इफ कोई चीज हमारे पास कोई मटेरियल डीप अर्थ से आया हुआ है या आर्कियोलॉजिकली आपने एक्सकेवेट कर रखा है, खुदाई से निकला हुआ है, या कोई मिनरल है या कोई ओर है हमारे पास, और वी डोंट नो, या हमें पता ही नहीं है कि वो मटेरियल अननोन सोर्स का कहां से आया है, लेकिन अगर उसके पास आयरन 57 है, then we can go with this technique. Now हमको इसमें क्या क्या पता लग रहा है? मैंने आपको बताया कि whenever there is a change in environment, कैसे ही अगर न्यूक्लियस के आसपास एनवायरमेंट चेंज होगा तो हमें गामा रे की इंटेंसिटी या आप कहिए कि गामा रे जो काउंट्स हम कलेक्ट करके स्टडी करते हैं वो अलग हो जाएगी। इट मीन्स कहां कहां चेंज हो सकता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज है तो हम ये देख सकते हैं, या न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में कैसे चेंज होगा, हर आइसोटोप का न्यूक्लियर एनवायरनमेंट अलग होगा। एंड एस ऑर्बिटल आपको पता है ये किससे, एस ऑर्बिटल क्या करते हैं, न्यूक्लियस से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर वो क्रिस्टल का फ्रेमवर्क कैसा, मैंने आपको बताया क्यूबिक है कि नॉन क्यूबिक है, ओके, फेरोमैग्नेटिक है कि नॉन फेरोमैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। देन ऑक्सीजन स्टेट होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट बदल जाएगी तो न्यूक्लियस का एनवायरनमेंट बदल जाएगा। एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितने एस इलेक्ट्रॉन है। देन लिगेंड्स, आप सोचिए सेंट्रल मेटल से लिगेंड जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप है या वीकली डोनेटिंग है, स्ट्रांगली डोनेटिंग है, आप उसको कैसे पढ़ते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, ठीक है। देन बॉन्डिंग कैसी है, आयनिक है कि कोवेलेंट कैरेक्टर है बॉन्ड का, ये सारी इस सारे पैरामीटर्स को हम स्टडी कर सकते हैं। किसमें, कोई भी मटेरियल जो स्पेस से आया है, डीप अर्थ से आया है, एक्सकेवेट करके आया हुआ है, मिनरल है या कहीं अननोन सोर्सेज से वो मटेरियल आया हुआ है, ऑल वी कैन स्टडी। चैलेंज क्या है, चैलेंज है 10 to the power 11 या 10 to the power 12 के पार्ट में एक पार्ट का जो अंतर है वो हमें स्टडी। और रुडोल्फ मॉसबॉर्न ने यही मेथोडोलॉजी दी थी अपनी पीएचडी थीसिस के द्वारा, जिसमें कि हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाए। दिस वाज द वर्क बाय द रुडोल्फ मॉसबॉर्न। एंड अब आप सोच लीजिए कि आयरन कहाँ कहाँ हो सकता है। सोचिए बड़े बड़े पुल बने हैं, सैटेलाइट जा रहा है, ओके, एंड थिंक आयरन इज एवरीवेयर। आप अपने आसपास में कोई भी चीज जो आप जनरल पब्लिक में यूज करते हैं, और आप सोचिए आप जानना चाहते हो कि समुद्र के नीचे भी वो पुल बना हुआ है, कितना पुराना है, क्या उसकी कंडीशन है, हाउ स्टेबल इट इज, कैसा उसका कॉन्स्टिट्यूशन है आज की डेट में, पहले क्या था, क्या डिटोरिएशन हो रहा है, ओके। तो ऑल everywhere we can go with this Mossberg technique। यही इस टेक्निक के सबसे बड़ा है कि it is applicable on iron and many other, I think around about 80 nuclei पे ट्राई किया गया है, but iron and tin पे basically इसका ज्यादा वर्क हुआ है, and those two are very important in our life, they are everywhere around us, so we can study about these two nuclei। So we can say that this technique is used by meteorologist, chemist, astrophysicist, astrobiologist क्यों कहा मैंने, हीमोग्लोबिन आयरन होता है ना, आर्कियोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स। रिसर्चर्स यानी किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी स्टडी कर सकते हैं। तो दिस वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ मॉसबर्ग। मैं इस मीटिंग को अभी यहाँ पे एंड कर रही हूँ, एंड अगेन आई एम गोइंग टू जॉइन इट एंड यू अगेन कम बैक विथ मी, ओके, because we have to stop, the time is getting over, so
join again.